हेलो सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं आपके लिए हम 3 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इसमें आप देखिए, ये भूगोल का चैप्टर है आपका, वन एवं वन्यजीव संसाधन, और विषय है भूगोल। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। और ये सभी प्रश्न आपकी जो प्रश्न बैंक है न्यू, उससे लिए गए हैं, और इनमें 1-2 क्वेश्चन मैंने और शामिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं 3 अंक में आने वाले प्रश्न हैं सभी। तो इन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे, और ये प्रश्न मैंने आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अब देख सकते हैं यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से दिया है। उत्तर, भौतिक पर्यावरण और उनमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र को और क्या कहते हैं? परतंत्र भी कहते हैं। इसमें और आगे दिया है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जैव विविधता। ठीक है, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, इसका आंसर दिया है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला कारक है वन्य जीवों के आवास का विनाश। दूसरा कारक है जंगली जानवरों को मारना, आखेटन यानी शिकार करना। ठीक है, अगला कारक है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण, और अगला कारक है जीवों के प्रति घटती दया भावना। तो इसमें से कोई आप 3 नंबर के क्वेश्चन है जी, तो कोई भी इसमें से आप 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 5 नंबर का, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो इसके देखिए, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारण निम्न है। पहला कारक क्या है? पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है। दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई और वनों का दोहन। तीसरा कारक है इसमें संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग। अब इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? समझाइए। तो देखिए, आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी जो आरक्षित वन होते हैं उनको क्या माना जाता है? सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं 24.56% भाग पर वन है। यानी भारत के जो वर्तमान में वनों का प्रतिशत कितना है? 24.56। सघन वन कितने हैं इसमें? सघन वन है आपके 12.4%।
कुलावन कितना है इसमें 9.26% और मैंग्रोव वन कितना है 0.15%। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार है जी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्षित वन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो देखिए अवर्गीकृत वन का परिभाषा यहाँ से, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, वनों की कटाई के कोई 3 परोक्ष परिणाम लिखिए। यहाँ से इसका उत्तर देखिए, वनों की कटाई के 3 परोक्ष परिणाम निम्न है। पहला है सूखा पड़ना, दूसरा है बाढ़ आना और तीसरा है भूमि के तापमान में वृद्धि होना। यानी वनों की कटाई के कारण ये परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। अब देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ से, वह कृषि जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य क्या होती है, खाने की फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं माने हट जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 11 नंबर का, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण माने क्या होता है, बचाना। वन संरक्षण के 3 उपाय निम्न है। पहला उपाय है खाली जगह व बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है पेड़ों के काटने पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा है वनों को आग से बचाना चाहिए। चौथा है वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए। और नेक्स्ट है इसमें वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप जो आपको अच्छे से याद हो जाए उनको आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर का, भारत में वन विनाश के कारण लिखिए। तो वन विनाश के कारण निम्न है। पहला कारण है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। दूसरा है झूम कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती। अगला कारण है वनों का चरागाहों में रूपांतरण। अगला कारण है वनों में आग लगना। और अगला कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान कब और किन कारणों से हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं यहाँ से, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत, पूर्वोत्तर आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर और मध्य भारत
में स्थानांतरित कृषि को और क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि। इसको श्लेष वर्म भी कहते हैं। खेती अथवा श्लेष वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। तो इसमें देखिए आपका आंसर है ये 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972, आप देख सकते हैं भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में लागू किया गया। ठीक है। जिसमें वन्य जीवों के आवास माने क्या होता है, घर, रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन पर, जातियों के बचाव पर और शिकार प्रबंधन पर वन्य जीव आवासों माने क्या होता है, का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर जोर दिया गया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आपका आरक्षित वन, जो सर्वाधिक मूल्यवान है। दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर देखिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। ठीक है। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी परीक्षा में कि संयुक्त प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य ने सबसे पहले पारित किया। तो कौन सा राज्य है वो, उड़ीसा राज्य। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से क्या होता है, मिलकर रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। भारत में आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन कहाँ पर स्थित हैं, समझाइए। कौन कौन से राज्य में रक्षित वन है, आरक्षित वन है, कौन से राज्य में रक्षित वन है और कौन से राज्य में अवर्गीकृत वन है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, आप देख सकते हैं इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का
कितना है आप देख सकते हैं 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। यानी आरक्षित वन कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में एक, तो दूसरा यहाँ से देखिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। अब देखिए जबकि बिहार में आप देख सकते हैं, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात पाया जाता है। यानी रक्षित वन कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखिए इधर यहाँ से देखिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। यानी भारत में आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत 3 प्रकार के वन पाए गए हैं। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी ने दिया है। गौतम बुद्ध जी ने 487 ईस्वी पूर्व पेड़ों के बारे में क्या कहा है? आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, ठीक है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो गौतम बुद्ध जी ने कितनी अच्छी बात कही है पेड़ों के बारे में। तो आपके सहयोग की कामना करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।